चलिए, बातें बंद। गुड आफ्टरनून भाई। फिर से जाग जाओ सभी। आज के लिए करें में बस बाद में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किए थे कुछ टॉपिक्स कि प्रोसीजर क्या होता है अरेस्ट करने का, किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए अरेस्ट करते हुए, अरेस्ट कैसे कंडक्ट की जाती है, कब कब अरेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। आई बात समझ में? ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। छोटा सा पॉइंट हमने पढ़ा था जिसपे काफी समय लगा था डिस्कशन के लिए, कि जब बात आती है किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। ध्यान दे लीजिए। और मजिस्ट्रेट चाहे तो डिटेंशन के लिए कह सकते हैं। इस पॉइंट में हमने यह पढ़ा था कि कोई भी मजिस्ट्रेट जिनके सामने एक अक्यूज पर्सन को लाया गया है तो वो इरिस्पेक्टिव कि उस पर्सन को, दैट इज इरिस्पेक्टिव कि उनके पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके ये डिसाइड करेंगे सबसे पहले तो कि क्या किसी पर्सन को रिलीज किया जा सकता है बेल पे या उसकी बेल कैंसिल की जाएगी। आई बात समझ में? और अगर वो बेल पे रिलीज नहीं करते हैं तो उनके पास ऑथराइजेशन है कि वो टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, उस पर्सन के डिटेंशन के ऑर्डर दे सकते हैं। कितने समय के लिए? एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। और एक बारी में जब वो डिटेंशन के लिए बोलेंगे तो फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन द होल, यानी कि एक बारी में मजिस्ट्रेट कभी नहीं कर सकते, डिटेंशन के लिए नहीं कह सकते 15 दिन समय के लिए। आई बात समझ में? बोलो भाई। इन शॉर्ट फिर से बता देता हूं, ठीक है जी, दोबारा से सुन लो। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कशन किया था, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 60 डेज तक का डिटेंशन अलाउड है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां 90 डेज तक का डिटेंशन पीरियड बताया गया है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इन केसेस में डिटेंशन के लिए बोल सकते हैं। अब एक मजिस्ट्रेट, ठीक है जी, पुलिस ऑफिसर को जब डिटेंशन के लिए अलो करेंगे तो एक बारी में कितने ज्यादा दिनों से ज्यादा का समय नहीं दे सकते, 15 डेज का। ठीक है जी, यानी कि वन टाइम में मैक्सिमम कितना डिटेंशन पीरियड देना अलाउड है, 15 डेज। आई बात समझ में? सेम यहाँ पे है जहां मैक्सिमम 90 डेज का टाइम पीरियड बताया गया कि वो पुलिस ऑफिसर को अलो कर सकते हैं डिटेंशन के लिए मैक्सिमम वन टाइम में 15 डेज। चाहे तो 7 डेज भी हो सकता है, ये 2 डेज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। आई बात समझ में? दूसरी बार एक्सटेंशन अलाउड है फिर से कितने दिनों तक की, 15 डेज तक की। और यानी कि एक बार 15 डेज के लिए एक्सटेंशन दी तो दोबारा से टाइम पीरियड क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड करवाया जा सकता है। सेम यहाँ पे है। आ गई बात समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? बीएनएसएस में क्या प्रोविजन बनाया गया है? अगर आपका ऑफेंस ऐसा है जिसमें किस चीज के लिए टाइम पीरियड है, 60 डेज तक का डिटेंशन पीरियड है, तो पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट कर सकते हैं टाइम पीरियड को इंक्रीज करने के लिए कितनी बार भी, लेकिन मैक्सिमम वो कर सकते हैं कितने समय तक, 40 डेज के लिए। अगर 40 डेज बीत चुके हैं तो उसके बाद क्या नहीं कर सकते, वो डिटेंशन की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। आई बात समझ में? बोलो भाई। और अगर 90 डेज वाला ऑफेंस है तो कितने, 60 डेज के लिए। क्लियर है ये चीज? मतलब 60 डेज तक ही क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि पहली बार 15 डेज बढ़वा लिया टाइम पीरियड, दूसरी बार 15 डेज बढ़वा लिया, फिर रिक्वेस्ट की मान लो 15 डेज का और मैक्सिमम टाइम पीरियड मिल गया। आई बात समझ में? यहां तक कितने दिन बीत चुके हैं, 30 डेज। अब या तो ये कह लो इन शॉर्ट कि थर्ड टाइम जब ये जाएंगे, आई बात समझ में जी, तो मैक्सिमम कितना टाइम पीरियड लेकर के आ सकते हैं, 15 डेज। आई बात समझ में? और मान लो किसी अलग तरीके से 10 + 15 + 10 बीत चुका है, कितने दिन हो चुके हैं, बोलो भाई, 35 डेज बीत चुके हैं। फिर से अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर रिक्वेस्ट कर लेना, यानी कि 40 डेज के टाइम पीरियड में ही आप क्या करवा सकते हैं, डिटेंशन बढ़वा सकते हैं। आई बात समझ में? और एक बारी में कितनी बढ़ाई जा सकती है, 15 दिन। समझ गए भाई? अगर 40 डेज बीत चुके हैं तो बाद में आप क्या नहीं कर सकते, एक्सटेंशन नहीं मांग सकते। और यहाँ पे 90 डेज तक के जिसमें डिटेंशन पीरियड अलाउड होता है वहां पे ये कह सकते हैं कि 15 + 15 + 15 प्लस ये जो 15 डेज का टाइम पीरियड फोर्थ टाइम जो अलाउड होता है, इस समय में इन बिटवीन मान लो 60th डे आने वाला है तो 59th डे पे जाके फिर से रिक्वेस्ट कर लेना। ऐसे समझ लो कि डिटेंशन पीरियड जहां 60 डेज बताया गया, 40 डेज के अंदर अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो डिटेंशन पीरियड बढ़वाने की,
और दूसरी तरफ जहां 90 डेज बताया गया वहां 60 डेज के अंदर अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि मजिस्ट्रेट एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, एक बारे में 15 दिनों से ज्यादा का डिटेंशन नहीं बता सकते, और इन पार्ट्स टुकड़ों में किसी भी समय एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इनिशियल 40 डेज या 60 डेज, आउट ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 60 डेज और 90 डेज। यानी कि जहां 60 दिन का टाइम पीरियड है वहां 40 दिन में बढ़ा सकते हैं, और जहां 90 दिन का टाइम पीरियड है वहां 60 दिन में डिटेंशन पीरियड बढ़ा सकते हैं टुकड़ों में। आगे बात समझ में, एज द केस में बी एंड एज प्रोवाइडेड इन द 187, बोलो भाई सबसेक्शन 3, जिसको इतना डिस्कशन नहीं किया गया है आपके सिलेबस में। समझ गए भाई, इतना याद कर लेना। ओके भाई, डन। एंड इफ ही हैज नो जुरिसडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिटेड फॉर ट्रायल, अगर लगता है मेरे पास पावर नहीं है इसको सुनने की, तो वो क्या कर देंगे, उन्हें अगर कंसीडर लग रहा है कि डिटेंशन भी अननेसेसरी है, तो या तो एक्यूज्ड को क्या कर देंगे, आगे मजिस्ट्रेट के सामने भेज देंगे या रिलीज कर सकते हैं। डन डन, ठीक है जी। फिर ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे कि जितने भी अरेस्ट की जाती है विदाउट वारंट सबकी रिपोर्ट करनी होती है, या तो डीएम को या एसडीएम को। किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया गया उसे डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता बिना बॉन्ड, बिना बेल के या बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। ठीक है जी। अगर कोई लॉफुल कस्टडी से भाग जाता है तो जिस पर्सन की, जिस पुलिस ऑफिसर की कस्टडी से वो एक्यूज्ड भागा है, आई बात समझ में, उसके पास पावर आ जाती है, वो विदाउट वारंट उसको कहीं से भी अरेस्ट करके लेकर के आ सकते हैं। डन। और कोई भी अरेस्ट विदाउट कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस नहीं होगी, यानी कि जो भी अरेस्ट की जाएगी वो एज पर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस ही होना चाहिए। डन, श्योर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जी, समन्स एंड वारंट्स। पेपर में क्वेश्चन आता है समन केस क्या होते हैं, वारंट केस क्या होते हैं, या ऐसे भी पूछ सकते हैं समन्स क्या होते हैं, वारंट्स क्या होते हैं। ध्यान दो, पहले सामने आपने पढ़ा, एक होते हैं कोग्निजेबल। कोग्निजेबल कौन से होते हैं बेटा, जिनमें विदाउट वारंट क्या कर सकते हैं, अरेस्ट अलाउड है। नॉन कोग्निजेबल कौन से होते हैं बच्चों, जिनमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। कौन से, कौन से होते हैं जिनमें बेल मिल सकती है। दूसरे कौन से होते हैं, नॉन बेलेबल, जिसमें बेल अलाउड नहीं होती। अब क्या पढ़ रहे हैं, समन केसेस और वारंट केसेस, यानी कि कौन से ऐसे केसेस है जहां समन इशू किए जाते हैं और कौन से ऐसे है जहां पे वारंट इशू किया जा सकता है। समन्स एंड वारंट्स प्रोसीजर बताया गया है। जनरल प्रोसेस जो होती है कंपेल करने के लिए, कंपेल का मतलब किसी को बाउंड कर रहे हो, अपीयरेंस के लिए आना है, विटनेस को बुलाना है, तो वारंट भेजोगे या समन भेजोगे, समन भेजेंगे। ऑफेंडर को अरेस्ट करना नहीं आ रहा, वारंट इशू करते हैं। तो अलग अलग केसेस होते हैं, ठीक है जी। जनरली इंप्रिजनमेंट के बेसिस पे बताया जाता है। आई बात समझ में, बोलो भाई। अभी आपके सिलेबस में डायरेक्ट इनका प्रोसीजर बताया गया है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समन्स। याद है सीपीसी में हम किया था, मैंने बताया था पहले हम, वैसे अगर सीआरपीसी होता तो पहले सीआरपीसी पढ़ते, बोलो भाई, फिर क्या पढ़ते, सीपीसी पढ़ते। आई बात समझ में। लेकिन अभी हमने पहले सीपीसी पढ़ लिया था तो समन के बारे में आपको पता है। भूल भी चुके हो या किसी ने नहीं पढ़ा है सीपीसी तो भी यहाँ पढ़ के समझ में आ जाएगा। समन क्या होता है, समन एक तरीके का ऑर्डर होता है, कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी पर्सन को, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस पर्सन की अपीयरेंस रिक्वायर्ड है। यानी कि व्हेन अ कोर्ट वांट्स, क्या बोलो भाई, अपीयरेंस ऑफ सम पर्सन या किसी डॉक्यूमेंट को मंगवाना है तो समन भेजा जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर बीएनएसएस शैल बी, जब भी कोर्ट कोई बीएनएसएस के तहत समन इशू करेगा तो वो कैसे इशू करेगा, राइटिंग में, इन डुप्लीकेट, साइन होंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उस कोर्ट के या जो अदर ऑफिसर हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया फ्रॉम टाइम टू टाइम या रूल्स के थ्रू बताया है, ठीक है जी। उनके क्या होंगे जी, साइन, एंड शेल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, और साथ में कोर्ट की सील अप्लाई होगी। समझ गए भाई। और इन एन एनक्रिप्टेड और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड शेल बियर द इमेज ऑफ द सील ऑफ द कोर्ट और डिजिटल सिग्नेचर। ये चेंज अब कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। समझ गए भाई। यानी कि ई समन्स भी भेजे जा सकते हैं। समझ गए भाई, क्या होता है समन, आपसे ही पूछ रहा हूं। जब किसी को बुलाते हैं, आपके पेरेंट्स को बुलाते हैं हम, किस लिए, क्या,
तो कैसे? डन। और कैसे व्हाट्सएप कर सकते हैं? बस इसी चीज पे ध्यान दे लो। इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी भेज सकते हैं, बैठ जाइए। डन। बोलो भाई। कोई भी समन इशू किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर के तहत, कोर्ट की सील लगी होगी, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी इशू कर सकते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ओके भाई, बोलो भाई। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक मोड है तो कोई देने के लिए नहीं जाएगा, राइटिंग में अगर होता है तो डिलीवर करने के लिए ऑथराइज्ड पर्सन आता है। फर्दर एज पर सेक्शन 64 एवरी समन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर और सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट में मेक इन दिस बिहाफ। किसके द्वारा? बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट और अदर पब्लिक सर्वेंट। या तो पुलिस ऑफिसर लेकर के आएंगे समन, या फिर कोर्ट का ऑफिसर या पब्लिक सर्वेंट, जैसे भी स्टेट ने रूल्स बनाए हैं इस चीज के लिए। समझ गए भाई? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? पक्का? However, by virtue of section 66 जहां पे पर्सन को समन किया गया है, कैन नॉट बाय the exercise of due diligence be found। मान लो समन देकर के आना है मिस्टर ए को और वो नहीं मिल रहे हैं, ठीक है जी, ना घर पे मिलते हैं, तो द समन्स में बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विद सम अडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली रिजाइडिंग विद हिम। किसी भी अडल्ट मेंबर को। आई बात समझ में? चेंज किसको? अब क्या याद करना है? अडल्ट मेंबर को सर्व, अडल्ट मेंबर को, ठीक है जी, अडल्ट मेंबर को। जब मैं कह रहा हूं मेल फीमेल लिखा है कहीं? आई बात समझ में? अब किसको सर्व कर सकते हैं? बोलो भाई। अडल्ट मेंबर को, उसके फैमिली के, रिजाइडिंग विद हिम एंड द पर्सन विद whom the summons is so left shall if so required by the serving officer sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। यानी कि अगर मिस्टर ए के नाम पे समन जारी हुआ है और मिस्टर ए मिल जाते हैं तो उसको सौंप पाएंगे, अगर मिस्टर ए नहीं मिलते हैं तो उनके अडल्ट मेंबर को, उस फैमिली के, आई बात समझ में, सौंपा जा सकता है समन। आ गई बात समझ में? और उसके साइन भी ले लेंगे दूसरे डुप्लीकेट पे कि हाँ हमने समन क्या कर लिया जी, रिसीव कर लिया है। समझ गए भाई? ये बदलाव आ गया है किसमें? बीएनएसएस में। जब मैंने सीपीसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बार बार कहा था कि सीआरपीसी में सिर्फ मेल मेंबर पढ़ना होता है। सेक्शन 66 अब है, उसने 64 को चेंज किया। द वर्ड मेल इज एक्सक्लूडेड टू मेक द प्रोविजन जर्नल जेंडर न्यूट्रल। ठीक है जी। अब मेल फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन ना करके, कुछ बच्चे उस दिन कह रहे थे क्यों सर, हम फीमेल्स भी तो स्ट्रांग होती है, हम समन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है, तो आपकी ख्वाहिश पे हटा दिया गया है। अब समन अडल्ट मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, उनको सर्व किए जा सकते हैं। समझ गए? बोलो भाई। ओके, हाँ जी जी। अब ठीक है, चलो देखो भाई, आप ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं जब कॉर्पोरेट बॉडीज को समन वगैरह देना होता है, फर्म्स को या सोसाइटीज को। अब इसमें भी थोड़ा सा चेंज आया है, पहले पढ़ते हैं फिर चेंज बाद में देखेंगे। वैसे आप सबको पता है अगर कंपनी को समन भेजना होता है तो कंपनी सेक्रेटरी को सर्व कर सकते हैं। बोलो भाई। सी सेक्शन 65 of BNSS provides the provisions relating to service of summon on corporate bodies, firms and societies। सी समन एक कंपनी को या कॉरपोरेशन को भेजा जा सकता है, किसको सर्व करके? उसके डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को और अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉरपोरेशन। या फिर बाय लेटर भी भेज सकते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट से एड्रेस करके, किसको? डायरेक्टर को, मैनेजर को, सेक्रेटरी को या अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कॉरपोरेशन इन इंडिया, इन विच केस द सर्विस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अफेक्टेड व्हेन द लेटर वुड अराइव इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। कह रहे हैं कि आप या तो डायरेक्ट सौंप आना उस कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर को, या फिर क्या कर सकते हैं,
रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी भेजा जा सकता है। और अगर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है जी, तो कह रहे जिस दिन पोस्ट कर दिया उसी दिन से क्या मान लिया जाएगा कि समन इफेक्चुअल हो चुका है, चला गया है। आई बात समझ में? बोलो भाई। मैंने ये बता दिया था, लीगल जर्नल रूल ये लेकर के चलते, अगर आपने पोस्ट के थ्रू कोई चीज भेजी है तो वो डिलीवर होगी ही होगी, अदरवाइज वापस लौट आएगी। आई बात समझ में? बोलो भाई। और कह रहे इस सेक्शन में कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन का मतलब इनकॉर्पोरेटेड कंपनी या कोई और बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत या सोसाइटी जो रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। समझ गए भाई? सर्विस ऑफ समन अगर फर्म को करनी होती है अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल को, तो कह रहे वो सर्व किया जा सकता है बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन, या फिर लेटर भेज देंगे रजिस्टर्ड पोस्ट से, सेम है, किसी पार्टनर को, और सर्विस मान ली जाएगी कि जब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट में आएगा। अब पहले ये चीज नहीं होती थी। कह रहे सेक्शन 65 आया BNSS का, किसकी जगह? 63 ऑफ CRPC की जगह, और उसके सब सेक्शन 1 में डायरेक्टर और मैनेजर ऐड कर दिए। पहले लिखा होता था सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, अब क्या लिख दिया उसमें? डायरेक्टर, और मतलब डायरेक्टर एंड मैनेजर को भी भेज सकते हैं। और ये सब सेक्शन 2 नया ऐड किया गया है कि किसी पार्टनर को दे सकते हैं, अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल, ये नया ऐड किया। डन? श्योर? समन के बारे में समझ में आ गया? समन भेजा जा सकता है, पुलिस ऑफिसर दे करके आएंगे, अदर ऑफिसर कोर्ट का या कोई पब्लिक सर्वेंट जो इस बिहाफ में अपॉइंट किया गया है, ठीक है जी। अगर जिस पर्सन को समन भेजा गया वो नहीं मिलता है तो अडल्ट मेल मेंबर को, अडल्ट मेंबर को, अब मेल मेंबर नहीं है, ठीक है जी, सौंप सकते हैं और उनके सिग्नेचर ले सकते हैं। कॉर्पोरेशन को भेजना है तो डायरेक्टर मैनेजर लिख के आना, ये जो नए चेंज आए हैं ना, इन्हीं को चेक करने के लिए क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है क्या? बोलो भाई। ओके जी, डन। अब मान लो समन ऐसे सर्व नहीं हो सकता, प्रोसीजर क्या होगा? व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड, मतलब जैसे ऊपर बताया था वैसे नहीं हो रहा, ना तो घर पे वो है ना कोई अडल्ट मेल मेंबर है। आई बात समझ में? आ रही है क्या बात समझ में भाई? इस तरीके की अगर चीजें हैं तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67, इफ सर्विस कैन नॉट बी एक्सरसाइज या कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस बी अफेक्टेड एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 64, 65 और 66। इन शॉर्ट जितना भी आपने ऊपर प्रोविजंस पढ़े हैं उसके अनुसार अगर क्या नहीं हो पा रहा है, बोलो भाई, समन सर्व नहीं हो पाया है, तो सर्विंग ऑफिसर shall affix one of the duplicates of the summon to some conspicuous part of the house or homestead in which the person summoned ordinarily resides, and thereupon the court after making such inquiries। होता क्या बता देता हूं, प्रैक्टिकल सुन लो। ऑफिसर आएगा, घर चेक करेगा, कोई नहीं है, लॉक लगा है। कंस्पिशियस पार्ट मतलब जनरली होता है गेट, क्योंकि घर जब भी ओपन करेगा या पीजी में जहां भी रहते हो आपके, जो भी होम स्टे जो भी जगह है, सबसे पहले इंसान गेट जरूर देखता है। आई बात समझ में? ठीक है जी। हाँ, कोई अगर ये बोले गेट ना हो, मेरे को पता है तुम में से यही बोलेंगे, तो जहां से तुम एंट्री कर सकते हो ऐसे घर में वहीं चिपकाया जाएगा। अब आप देख लो कैसे करोगे उस घर में एंट्री। समझ गए जी? ठीक है जी। हाँ, अब आपको जैसे कन्वीनियंट लग रहा है वैसे जा सकते हो। आई बात समझ में जी? कंस्पिशियस पार्ट का मतलब होता है जनरली गेट, या जो गेट के साइड में बीम्स बने होते हैं, या कोई ऐसी दीवार। ठीक है जी। सर गेट है ही नहीं, हमारा ऐसा घर है ओपन है, सीधे कमरे दिखते हैं 4 ऐसे लाइन में, ठीक है जी, तो उनके गेट पे होता है ऐसा। हंसने की क्या बात है, गांव में नहीं होते ऐसे घर, तो हंस रहे इस चीज पे भी, ठीक है जी। बोलो भाई। ठीक है क्या? सुन लो भाई, अलग हैंड राइटिंग होती है, पता है उनकी, ठीक है जी। हाँ जी, कहीं तो रहता होगा, बता दो उनको, ठीक है जी, जहां भी वो पर्सन रिजाइड करता है, ठीक है जी। हाँ जी, तो वहां पे चिपका देंगे, ठीक है, उस दीवार पे बेटा जहां वो रहता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहीं पे बेटा। हाँ जी, चलो सीरियस रहा करो कभी, हर चीज में मजाक नहीं होता। सुन लो, पेड़ पे बेटा जो पर्सन
वहां नहीं रहता, सुन लो अब क्या होता है, उसको अफिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद कोर्ट इंक्वायरी करवाएगा, कोई और पर्सन जाएगा और चेक करके आएगा कि हाँ अफिक्स हो चुका है क्या। अगर ऐसा हो गया है तो देखो लिखा, आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट थिंक्स फिट मे आइदर डिक्लेयर कि समन ड्यूली सर्व हो चुका है, और अगर लगता है कि नहीं ऐसा हुआ है तो फ्रेश सर्विस ऑर्डर कर देगा कि जाओ दोबारा से जाइए। समझ गए भाई? ठीक है जी, बोलो भाई। ये भी हमने सीपीसी में भी पढ़ा था, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट होता है यानी कि गवर्नमेंट की सर्विस में है, अगर उनको समन भेजना है तो उस डिपार्टमेंट के हेड को सौंपा जाता है। ठीक है जी, देखो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 वेयर द पर्सन समन्ड इज इन द एक्टिव सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वर्किंग में है अभी, तो कोर्ट जो समन इशू करता है ऑर्डिनरी किसको भेजते हैं डुप्लीकेट में, टू द हेड ऑफ द ऑफिस जिसमें वो पर्सन काम कर रहा है। वे एक पर्सन मान लो रेलवे में जॉब कर रहा है, तो जो उसका हेड है उस पर्सन का, उसको भेजा जाएगा। आगे बात समझ में? एंड ये हेड बाद में क्या कर देगा, उस समन को सर्व कर देगा किसको, उसी तरीके से जैसे 64 में बताया गया है। डन, यानी कि उनको सौंपेगा। ठीक है जी, मान लो वो घर पे नहीं है तो अडल्ट मेंबर को सौंप देंगे। समझ गए क्या? और अगर नहीं है तो शेल रिटर्न इट टू द कोर्ट अंडर हिज सिग्नेचर, एंडोर्समेंट दे करके विद द एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड बाय दैट सेक्शन। और वो सिग्नेचर ही एविडेंस है या तो सर्व हो जाने का या सर्व ना होने का। डन, क्लियर क्या? बोलो भाई। हाँ जी, ओके, श्योर। As per section 69, when a court desires that a summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, समन भेजना किसी दूसरे कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के पर्सन को, तो वो कोर्ट अब क्या करेगा, उस दूसरे कोर्ट को भेज देगा डुप्लीकेट में मजिस्ट्रेट को जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन है, और फिर वो मजिस्ट्रेट उसको इस तरीके से सर्व करवा देंगे। डन, श्योर, डाउट कोई? पक्का? झूठ बोल रहे हो? विटनेस को समन कैसे भेजे जाते हैं? विटनेस कौन होता है बेटा? गवाह। और आई विटनेस आंखों से ही देखती है सारी दुनिया, चश्मदीद गवाह। ठीक है जी, हाँ जी। डिफरेंस क्या होता है, आपके ऊपर आरोप लगे हैं बेटा कि आपने कोई ऑफेंस किया है, हम आपको समन भेजेंगे। आई बात समझ में? आप डिफेंडेंट है, आप पे आरोप लगे हैं, उस गुड़िया ने देखा है आपको ऑफेंस करते हुए। आई बात समझ में? सामने वाली पार्टी कहती है जी चाहे उससे पूछ लो, विटनेस है वो, अब हम इनको समन भेजेंगे। फर्क ये है, आप एक्यूज है तो समन आया, ये विटनेस है तो इनको समन आया। विटनेस में और एक्यूज में फर्क होता है। ओके, हाँ जी बेटा। कैसे? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ हो सकता है बेटा। हाँ जी, चलो सेक्शन 71 बताते हैं प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेस। विटनेस को कैसे समन किया जाएगा इसके रिगार्डिंग सेक्शन 71 ने बताया है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस ऑफ दिस चैप्टर, अभी तक आपने समन के जितने प्रोविजंस पढ़े हैं, या ये कह लो आज की क्लास में मैंने आपको जितना पढ़ाया है उसके साथ ना चलते हुए, एक कोर्ट इशू कर सकता है समन किसको, टू अ विटनेस में इन एडिशन टू एंड साइमल्टेनियसली विद द इशू ऑफ सच समन्स। ठीक है जी, जो एक्यूज को भेजे गए हैं ये कह लो समन्स, उनके साथ साथ विटनेस को भी समन भेजा जा सकता है। कैसे? कोर्ट में डायरेक्ट कॉपी ऑफ समन टू बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट अ प्लेस जहां पे वो रहता है या अपना बिजनेस करता है या पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए। डन, श्योर, सेम ही है। When an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by postal employee, अब देखो क्या होता है, जनरली जिसको समन भेजा गया है विटनेस ने अगर रिसीव किया है तो वो क्या कर देगा, अपने सिग्नेचर कर देगा, या फिर मान लो रिसीव नहीं किया तो पोस्टल एम्प्लॉय ने अपने सिग्नेचर करके भेज दिया होगा कि ये इस वजह से क्या नहीं हो पाया, डिलीवर नहीं हो पाया, कि विटनेस रिफ्यूज टू टेक डिलीवरी ऑफ द समन। ठीक है जी, जब कोर्ट को वापस ये चीज मिलती है या प्रूफ मिलता है डिलीवरी का अंडर सेक्शन 70 सबसेक्शन 3 या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी समन डिलीवर हो चुका है, तो कोर्ट क्या मान लेगा जी, समन ड्यूली सर्व हो गया है। डन, श्योर, क्लियर। ये एक छोटा सा टॉपिक था समन्स के बारे में।
आई बात समझ में? वारंट्स के बारे में अभी कोई जिक्र नहीं किया गया है। डन? हाँ जी बेटा जी। वाई? ओके, पूछना है कुछ? समन्स के बारे में हमने इतना पढ़ा है कि समन भेजा जाता है, कोर्ट ऑर्डर करता है जब किसी पर्सन की अपीयरेंस चाहते हैं तो, ठीक है जी, उस पर्सन को सर्व किया जाता है, कोर्ट इशू करता है अंडर द सील ऑफ कोर्ट एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर होते हैं, पुलिस ऑफिसर या कोर्ट का ऑफिसर या एनी पब्लिक सर्वेंट जिसको इस बिहाफ में अपॉइंट किया गया वो समन सर्व करके आते हैं। किसको? उस पर्सन को जिसके लिए समन है, वो नहीं है तो अडल्ट फैमिली मेंबर को। आई बात समझ में? और साथ में एंडोर्समेंट यानी कि एक्नोलेजमेंट लेकर के आते हैं कि उन्होंने रिसीव कर लिया है। आई बात समझ में? बोलो भाई, बताएं, आ रही है क्या बात समझ में? और अगर कोई नहीं है, आई बात समझ में, तो क्या करेंगे जी? अफिक्स कर देंगे कंस्पिशियस पार्ट पे और कोर्ट इंक्वायरी करवा के समझ लेगा या तो सर्व हो चुका है या नया। रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है। कॉर्पोरेशन को भेजना है तो मैनेजर एंड डायरेक्टर और ऑफिसर या सेक्रेटरी को सर्व कर सकते हैं। फर्म है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके पार्टनर को भी सर्व किया जा सकता है। हाँ जी, मिठाई नहीं है बेटा कि किसी को भी बांटा हो, समन है। आई बात समझ में? डन? ठीक है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट है जी? ओके, दिखाएं किसका है, बात कर लो बेटा। चलो आगे पढ़ लेते हैं। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, ठीक है जी, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। प्रोक्लेमेशन किसको बोलते हैं भाई? बताया है, उद्घोषणा, अनाउंसमेंट, ठीक है जी, जैसे ढोल नहीं पिटवाते थे राजा महाराजा, सुनो सुनो सुनो, है ना, सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है, ठीक है जी। हाँ जी, छोटा भीम में था क्या? अच्छा, हाँ जी। प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, देखो भाई प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? बातें बंद। प्रोक्लेमेशन कब आता है? सुनो सारे, देखो एक वारंट इशू किया गया, बोलो भाई, बातें बंद, जहां पे एक वारंट अनएग्जीक्यूटेड, मतलब ये ना वैसे ना देखो, मतलब गलती से रह गया है यहाँ पे, आप इस चीज को इग्नोर करना, आप सिर्फ मुद्दा समझो। वारंट इशू किया जाता है, वारंट इशू पे अगर अरेस्ट हो गई पर्सन की तो क्या बोलेंगे? वारंट इज एग्जीक्यूटेड। वेरी गुड, किसने बताया? वेरी गुड बेटा। और अगर अरेस्ट नहीं होता है तो अनएग्जीक्यूटेड, ठीक है जी। और ऐसे केस में फिर क्या होता है? प्रोक्लेमेशन करवाई जाती है कि अपने आप को हवाले कर दो। आई बात समझ में? अन्यथा हम क्या करेंगे जी? अटैच करना शुरू कर देंगे। आई बात समझ में? किसको? प्रॉपर्टीज को। होता क्या है बेटा? या तो पर्सन अरेस्ट वारंट इशू होने पे अरेस्ट हो जाता है, नहीं होता है तो प्रोक्लेमेशन करवाई जाती है, फिर अपने आप को पेश कर देता है, फिर भी नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज को अटैच करना शुरू कर दिया जाता है और बिकवाना शुरू कर देते हैं। अब तो आना ही पड़ेगा, जब उसको यह लगेगा कि प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हो चुकी है, ठीक है जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो वो पर्सन आता है। डन? जहां पे एक वारंट अनएग्जीक्यूटेड रहता है तो दो रेमेडीज हैं, पहली प्रोक्लेमेशन, दूसरी अटैचमेंट। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 84 कहता है अगर किसी कोर्ट के ये विश्वास है, ठीक है जी, सेक्शन 84 प्रोवाइड्स दैट इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कब? आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट, चाहे अभी एविडेंस लिए थे या नहीं लिए थे, क्या? दैट एनी पर्सन अगेंस्ट हुम ए वारंट हैज बीन इशूड। मैं बता चुका हूं, फटाफट से पढ़ ले, कि जब भी कोर्ट को यह लगता है कि एक ऐसा प्राणी जिसके अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया था, आई बात समझ में? कोर्ट ने हैज एब्सकॉन्डेड, भाग गया है या खुद को छुपा रहा है, किस लिए? सो दैट सच वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। कहते हैं ना अंडरग्राउंड हो जाओ, तो वही वाली बात है। तो सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट अ स्पेसिफाइड टाइम
नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन सच प्रोक्लेमेशन। कम से कम 30 दिन का समय देंगे कि हम आपको इस जगह पे इस समय पे आने के लिए कहते हैं, आ जाइए। आई बात समझ में? इसे क्या कहते हैं बोलो भाई, लिख लेना यहाँ पे आप अपने मॉड्यूल में, इसे कहते हैं प्रोक्लेमेशन। अखबार तो पढ़ता होगा है बेटा? नहीं पढ़ता तो इंतजार करे सेक्शन 85 के होने का। ठीक है जी? तुम ना बेटा मतलब ऐसी बात करते हो, ठीक है? मतलब जब बात आई समन अफिक्स करने की, सर उसको दिखता ना हो तो, जब बात आई प्रोक्लेमेशन होगी अखबार में आएगी, अखबार ना पढ़ता हो तो, अखबार ना आता हो तो बेटा वेट कर ले, 30 दिन बाद अटैचमेंट होनी शुरू हो जाएगी। अब कह दो सर फोन भी ना हो तो, उसको पता ही ना चले तो, बेटा जो भागता है ना वो पूरी अपडेट रखता है फिर। आई बात समझ में? प्रैक्टिकल सोचा करो बेटा, हर देखो अपराधी आप जैसा नहीं होता, ठीक है जी? वो समझदार होते हैं थोड़े से, वो अपडेट रखते हैं। अब आप बात कर रहे हो एक अपराधी भाग रहा है और उसको खुद को खैर खबर नहीं है कि उसके खिलाफ क्या कार्रवाई चल रही है, समझे? अपडेटेड रहता है वो बल्कि ऐसे मामलों में। आई बात समझ में? ठीक है जी? सेक्शन 85 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट। हाँ जी, कमाल कर रहे हो बेटा, कोर्ट के ऑर्डर को कौन ठुकरा सकता है? जिसको भी बेटा, आपको क्या ऐसा होगा क्या कि कोर्ट एक दिन बोलेगा अरे सुनो अपराधी नहीं आया, उसकी प्रॉपर्टी बेचनी है, इस कोर्ट में किसी को खरीदनी है? ऐसे नहीं होता। प्रॉपर्टीज जब्त होती है, बाद में ऑक्शन कंडक्ट करवाई जाती है, ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ऑक्शन होती है और सेट फंड्स में वो पैसा जाता है फिर। समझ गए भाई? 84 में बताया गया, क्या बताया गया कि प्रोक्लेमेशन इशू की जा सकती है, और 85 ये कहता है द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 में अगर चाहे तो, अगर उसके पास रीजंस है तो रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और किसी भी समय प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद ऑर्डर कर सकता है क्या कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करना शुरू कर दिया जाए, चाहे मूवेबल या इमूवेबल या दोनों। आई बात समझ में? जो किसकी है? प्रोक्लेम्ड पर्सन की है। समझ गए भाई? However, where at the time of issue of the proclamation court is satisfied by affidavit or otherwise कि the person in relation to whom the proclamation is to be issued, कि वो जो पर्सन, पता है क्या होता है? देखो वैसे तो आपने क्या पढ़ा कि प्रोक्लेमेशन इशू कर दी, 30 डेज का टाइम पीरियड देते हैं। अब कोर्ट के पास ये सूचना आई कि जनाब जिसकी प्रोक्लेमेशन इशू की थी वो समझदार है, वो अपनी प्रॉपर्टीज पहले ही बेचना शुरू कर चुका है। आई बात समझ में? अपने एजेंट्स वगैरह के थ्रू बेच रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है जब उनको पता लगता है दैट द पर्सन इज अबाउट टू डिस्पोज होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और इज अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दे प्रोक्लेमेशन के साथ साथ। तो फिर नथिंग बेटा। रिसेंट में भी एक केस सुना है कि 20 नहीं, आई थिंक 20 या 22 साल बाद 2 अपराधी पकड़े गए हैं। उन्होंने एक मतलब इन शॉर्ट ऐसा था कि एक पर्सन था, ठीक है जी, और उसने एक लड़की से प्यार किया, ठीक है जी, एंड शादी का वादा किया, ठीक है जी। वो प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद अपने दोस्त के साथ मिलकर उस लेडी को और उसके बच्चे को जन्म होने के बाद दोनों को मार दिया गया था और दोनों भाग गए थे, ठीक है जी। 20 साल बाद जब एआई की मदद से उनके एआई की मदद से ये देखा गया कि अब कैसे दिखते होंगे वो अपराधी, तो पकड़ में आए हैं। 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज पढ़ी थी, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं होता कि कोर्ट बैठ बोला चलो प्रोक्लेमेशन कर दी नहीं पकड़ा गया, अटैचमेंट होगी सेल कर दी नहीं पकड़ा गया, तो 1 साल बाद फ्री हो जाएगा, 1.5 साल बाद फ्री हो जाएगा। आई बात समझ में? द ऑब्जेक्ट ऑफ अटैचिंग प्रॉपर्टी इज नॉट टू पनिश हिम बट टू कंपेल हिज अपीयरेंस। प्रॉपर्टी बेच के सामने वाले को सजा नहीं दे रहे, हम उसको मजबूर कर रहे हैं कि वो सामने आ जाए। इतनी बात समझ में आती है? बोलो भाई, क्लियर है ये? फटाफट से ये टॉपिक दोबारा से पढ़ो, फिर कंटिन्यू करेंगे आगे। बातें बंद। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा कि समन अपीयरेंस के लिए भेजा जा सकता है। आई बात समझ में? कई बार समन इशू किया जा सकता है प्रोड्यूस करने के लिए भी किसी डॉक्यूमेंट वगैरह को।
आइए पढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, समन्स टू प्रोड्यूस। देखो, समटाइम्स इट इज नेसेसरी दैट अ पर्सन शुड प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग विच मे बी इन हिज पोजेशन और पावर फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी अंडर द BNSS 2023। कह रहे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी थिंग हो जो रिक्वायर्ड है किसको, कोर्ट को, किस पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन पर्पज के लिए। आई बात समझ में? तो उस चीज के लिए भी समन भेजा जा सकता है। दिस कैन बी कंपेल्ड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इशूइंग समन। कह रहे कई बार किसी पर्सन के पास ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक एविडेंस के तौर पे या कह लीजिए इन्वेस्टिगेशन में मदद कर सकती है, या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो कह रहे उनको भी प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा सकता है। कैसे? बाय इशूइंग समन्स। 94 एंड 95 या वारंट भी भेजा जा सकता है भाई। डन? बोलो भाई। और इसमें सर्च वारंट सबने सुना होगा, ठीक है जी, कि पुलिस फॉर एग्जांपल, मतलब पुलिस क्या कर सकती है जी, इन्वेस्टिगेशन पर्पज से सर्च के लिए भी आ सकती है, और उस चीज के लिए वो सर्च वारंट इशू करवा करके लाते हैं। आई बात समझ में? अगर ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन से हम कोई डॉक्यूमेंट मंगवाएंगे, वो ले आएगा, तो समन भी भेजा जा सकता है कि आप ये डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए या ये डॉक्यूमेंट भिजवा दीजिए। आई बात समझ में? अन्यथा सर्च वारंट भी इशू किया जा सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। सर्च वारंट्स में भी इशूड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सर्च वारंट को कब कब इशू किया जा सकता है? पहला, जब कोर्ट को यह लगता है, ये विश्वास है कि एक पर्सन जिसको हमने समन भेजा था 94 के तहत, या हमने रिक्वेस्ट की थी 95 के तहत, या हमने और माइट बी एड्रेस्ड, वो पर्सन ना तो लाया है और ना ही प्रोड्यूस करेगा कोई डॉक्यूमेंट या थिंग जो हमने समन से मंगवाई थी तब। मतलब अपन ने फॉर एग्जांपल एक पर्सन को समन भेजा, मतलब कोर्ट ने, कि आप ये डॉक्यूमेंट ले आए। अब वो या तो लेकर के नहीं आ रहा, या कोर्ट का लग रहा है नहीं लाएगा, तो क्या इशू कर दिया जाएगा? सर्च वारंट। समझ गए भाई? दूसरा, जब ये नहीं पता लग रहा है कि किसके पास है वो डॉक्यूमेंट, व्हेन, कब भाई? सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, तो सर्च वारंट इशू करके सर्च करवाएंगे। या फिर द कोर्ट कंसीडर्स दैट, ठीक है जी, क्या, दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस BNSS विल बी सर्व्ड बाय अ जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। या कोर्ट को लगता है कि इस पॉइंट से आगे अगर हमें बढ़ानी है प्रोसीडिंग्स, तो हमें जरूरत है इस पॉइंट पे कहीं पे सर्च करवाने की डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, तो भी सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। समझ गए भाई? बोलो भाई। परंतु कभी भी ऐसा वारंट इशू नहीं किया जाता है किसी डॉक्यूमेंट, पार्सल या ऐसी चीज को सर्च करने के लिए जो किसी पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास है। ठीक है जी, कोई भी मजिस्ट्रेट इसको ऐसे ही इशू नहीं कर सकते अदर देन ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। नॉर वुड सर्च वारंट बी इशूड एज टू द इफेक्ट्स 129 and 130 of BSA 2023 और द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। BSA का मतलब है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो पहले एविडेंस एक्ट होता था, और ये सेम लिखा है एज इट इज। ये पॉइंट वहां भी आएगा। इन शॉर्ट, एविडेंस एक्ट यानी कि अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहां भी हम पढ़ेंगे। आई बात समझ में? इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि सर्च वारंट कभी भी इनके लिए इशू मत करना। कोई मैजिस्ट्रेट किसको छोड़ के, DM या CJM, इनको छोड़ के इशू नहीं कर सकते। आई बात समझ में? क्योंकि ये एविडेंसेस के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आई बात समझ में, ये बताता है कि कैसे एविडेंसेस को इकट्ठा करना होता है, तो उसके प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं वहां पे। आपको इतना भी याद है, काम चल जाएगा। सर्च वारंट इशू किया जाता है इन पर्पज के लिए, जब कोई डॉक्यूमेंट वगैरह ये चीजें रिक्वायर्ड है तो। आई बात समझ में? और पोस्टल टेलीग्राफ अथॉरिटी जहां तक बात है, तो उनको बोल दिया जाता है, वो खुद प्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए लिखा है कि सर्च वारंट इशू नहीं करते हैं। आई बात समझ? बोलो भाई। डन? क्या किसी ऐसे प्लेस पे सर्च की जा सकती है जहां पे आपको लगता है चोरी का सामान छिपाया गया होगा या जाली दस्तावेज छुपाए गए होंगे? बोलो भाई। बहुत बेसिक है, इसीलिए इतना पढ़ा रहा हूं बेटा, ठीक है? कुछ टिपिकल या टेक्निकल पॉइंट्स होते तो हम नहीं पढ़ते। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97, इफ अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, सिर्फ 3 ही पॉइंट लिखना, SDM को, DM को, यानी कि DM, SDM या फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को यह इंफॉर्मेशन मिलती है, अपॉन इंफॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, थोड़ी इंक्वायरी करने के बाद, एज ही थिंक्स नेसेसरी, उनको जरूरी लगता है और उनके पास रीजन टू बिलीव भी है, क्या, दैट एनी प्लेस इज यूज्ड फॉर द डिपॉजिट, किसी जगह का इस्तेमाल किया गया है रखने के लिए या बेचने के लिए चोरी का सामान, या वहां पे डिपॉजिट करवाया गया, या बेचा जा रहा है, या प्रोड्यूस किया जा रहा है कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल, जिन भी आर्टिकल्स पे वो सेक्शन लगते हैं। इन शॉर्ट, वही कई बार ऐसी चीजें होती है जो बैन होती है बट उनको बेचा जा रहा है। मान लो इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक जगह पे तेजाब की बिक्री की जा रही है, या कहीं पे पॉलीथिन बैन है और वहां पे पॉलीथिन बेचे जा रहे हैं। आई बात समझ में? मतलब जहां जो जो चीजें उस सेक्शन में बताई गई है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है,
और दैट एनी सच ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल इज डिपॉजिटेड इन एनी प्लेस, तो वहां पे ही मैं बाय वारंट ऑथराइज एनी पुलिस ऑफिसर अबाउ द रैंक ऑफ ए कांस्टेबल, कांस्टेबल के रैंक से ऊपर, डीएम, एसडीएम, जैसे पता लगा कि फॉर एग्जांपल अलग सा बता रहा हूं कि कहीं पे नकली मिठाइयां या नकली घी बनाया जा रहा है, आई बात समझ में, तो सर्च वारंट इशू कर दिया जाता है कि जाओ उस जगह पे चेक करके आओ। पता लगा कहीं पे जाली सिक्के बनाए जा रहे हैं, जाली स्टाम्प पेपर बनाए जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 डीएम, एसडीएम या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अगर इंफॉर्मेशन मिलती है उन्हें, रीजन टू बिलीव है कि कहीं पे कुछ ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है या चोरी का सामान छिपाया जा रहा है या बेचा जा रहा है, तो वहां के लिए सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। किस लिए? टू एंटर, वहां एंटर करो, हेल्प ले सकते हो जो चाहिए उस प्लेस पे जाने के लिए, सर्च कर सकते हो उस प्लेस को जैसे बताया गया वैसे, पोजेशन में ले सकते हो कोई प्रॉपर्टी, कोई आर्टिकल जो वहां मिलता है और जिसपे शक हो रहा है कि ये तो चोरी का सामान है या ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल है, वहां से कोई प्रॉपर्टी उठा सकते हैं, कोई आर्टिकल उठा सकते हैं मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने के लिए, या उस स्पॉट को गार्ड किया जा सकता है जब तक until the offender is taken before a magistrate or otherwise to dispose of it in some place of safety, या वहां से हटा करके कहीं और रखा जा सकता है सामान। आई बात समझ में? बोलो भाई, आ रही है क्या बात समझ? जैसे जो अभी पताल लोग सीजन 2 आया है उसमें ड्रग्स वगैरह बेची जा रही होती है, इकट्ठी की गई होती है एक जगह, तो वहां से रिमूव करना शुरू कर देते हैं कि हो सकता है पुलिस आ जाए, इससे पहले यहाँ से हटा दो, लेकिन जब बाद में पुलिस आती है और पकड़ लिया जाता है उस सामान को, तो फिर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, वहीं पे सील कर देते हैं। आई बात समझ? जैसे अगर आपने पुष्पा 2 देखी है तो वहां पे जो चंदन होता है, लाल चंदन, जब अरेस्ट किया जाता है उसके लड़कों को, उस मूवी में जो भी मजदूर है कह लीजिए, तो उस सामान को भी क्या किया जाता है? बोलो भाई, कंट्रोल में लिया जाता है। या फिर क्या कर सकते हैं, वारंट इशू किया है तो टू टेक इनटू कस्टडी एंड कैरी बिफोर ए मजिस्ट्रेट एवरी पर्सन, जो भी उस जगह पे मिलता है और जिसका लग रहा है हु अपीयर्स टू हैव बीन प्रिवी टू द डिपॉजिट, उसे जानकारी थी, मदद कर रहा था, बेच रहा था, प्रोडक्शन करवा रहा था, यानी उस प्रॉपर्टी या आर्टिकल को जानते हुए या उसको शक था ये चोरी की प्रॉपर्टी है फिर भी उसने कुछ नहीं किया या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। समझ गए भाई? बोलो भाई। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या होते हैं तो 97 में बताया गया है, कुछ एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी दे दिए थे। काउंटरफिटिंग कॉइन, नकली सिक्के बनाए जा रहे हैं, मेटल के पीसीज मिले हैं, कॉइनेज एक्ट के अनुसार कुछ मेटल्स होते हैं जिनको आप इकट्ठा नहीं कर सकते जो यूज किए जाते हैं कॉइन्स बनाने के लिए, करेंसी नोट, स्टाम्प पेपर, पोस्ट डॉक्यूमेंट, डिग्री वगैरह बना रहे हो, छोटी सील बना रहे हो, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स 294 और भारतीय न्याय संहिता में बताया गया है, मतलब ऑब्जेक्शनेबल फोटोज वगैरह है किसी की, ठीक है जी, इस तरीके का मेटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हो या रख रखा है, या इंस्ट्रूमेंट मटेरियल जो प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, इन चीजों को बनाने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हो, कैमरा है, प्रिंटर है, ठीक है जी, डिजाइनिंग इक्विपमेंट्स है, मशीन्स वगैरह है, ये चीजें। डन? बोलो भाई, क्लियर है ये पॉइंट? फटाफट से रिकैप लो, कुछ ना समझ में आए तो पूछो। पूछना है कुछ? बोलो भाई। डन? सर्च फॉर पर्संस रॉन्गफुली कन्फाइंड, कई बार ऐसा होता है कि किसी को कैद कर लिया जाता है, मान लो दो परिवारों की आपस में लड़ाई हुई, पड़ोसियों की आपस में, और एक परिवार ने, एक फैमिली ने क्या किया, दूसरी फैमिली के बच्चे को कन्फाइन कर लिया। आई बात समझ में? हाँ, ठीक है जी, आप बीती ना बताएं। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 100, अगर किसी डीएम को, एसडीएम को या फर्स्ट क्लास के मजिस्ट्रेट को यह विश्वास है, रीजन है बिलीव करने के लिए कि किसी पर्सन को कन्फाइन किया गया है, तो उन सरकमस्टांसिस के तहत, ठीक है जी, दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, की अगर किसी को कन्फाइन किया तो ये अपराध है, वो एक सर्च वारंट इशू कर सकते हैं कि उस पर्सन को ढूंढो, और जैसे ही वो पर्सन मिलता है, द पर्सन इफ फाउंड, तो इमीडिएटली उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। आई बात समझ में? ताकि वो ऑर्डर्स पास कर सके जो उन्हें ठीक लगता है। डन? बोलो भाई। और एक छोटा सा टॉपिक यह है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स,
जैसे इन शॉर्ट बता देता हूँ, इलेक्शन के समय पे अगर आपने देखा हो, ठीक है जी, तो गाड़ियों की चेकिंग होती है। जैसे अभी जब इलेक्शंस थे लास्ट ईयर, तो एक बार मैं इवनिंग में लौट रहा था किसी काम से, तो जैसे ही मैं रोड क्रॉस करने लगा तो तुरंत प्रभाव से गाड़ी को रोका गया। ऑल्दो मुझे आइडिया था कि हाँ इलेक्शन टाइम है, क्योंकि ऑन रोड जब चलते तो देखा था। तो जैसे ही गाड़ी को रोका, तुरंत प्रभाव से एक पर्सन, ठीक है जी, गाड़ी रुकने से पहले उसने अपने कैमरा में रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, ठीक है जी। उसने वो कैमरा से वीडियो बना रहा है और साथ में दूसरा पर्सन क्या कर रहा है जी, आकर के गाड़ी का गेट ओपन करवाया कि सर चेकिंग करनी है। ठीक है जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैंने बता दिया भाई, आई एम ए टीचर बाय प्रोफेशन और कुछ काम से प्रिंटिंग के लिए गया था, वहां से लौट रहा हूँ। और बैग में क्या, तो बता दिया लैपटॉप है, तो क्या हम चेक कर सकते हैं? चेक कर लो और गाड़ी अनलॉक कर दीजिए, डिग्गी ओपन करके चेक करनी है, सारे गेट्स वेट्स ओपन किए, कैमरा से वीडियो बनाई एंड यू कैन गो। आई बात समझ में? इस तरीके से चेकिंग की जाती है, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे ही समझ लो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105, द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस और टेकिंग पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, आर्टिकल और थिंग अंडर चैप्टर 7 और अंडर 185, सेक्शन 185, including preparation of the list of the all things seized in the course of such search and seizure and signing of such list by witnesses। कई बार रेड मूवी देखिए, रेड, ठीक है जी, जब रेड की जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के या ईडी के द्वारा या अलग अलग एक्ट्स के तहत, तो वीडियोग्राफी की जाती है, जो भी सामान मिलता है उसकी लिस्ट बनाई जाती है, सिग्नेचर करवाए जाते हैं, ये सारी चीजें। आई बात समझ में? तो कह रहे जहां पे सर्च किया जा रहा है और सामान को सीज किया जा रहा है, तो वहां पे लिस्ट बनाई जाएगी एंड इट शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू एनी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, प्रेफरेबली मोबाइल फोन, एंड द पुलिस ऑफिसर शैल विदाउट डिले फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग टू द डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। समझ गए भाई? ये आपका छोटा सा एक टॉपिक था समन्स एंड सर्च से रिलेटेड, कि समन्स और वारंट्स क्या होते हैं। सर्च वारंट इंक्लूड किया गया और समन विटनेस के लिए और एक्यूज्ड के लिए। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद आगे पढ़ेंगे अगले लेक्चर में समरी ट्रायल्स, जो मैंने आपको पहले बताया था। समरी प्रोसीजर जब हमने पढ़ा था, तो हमारे मॉड्यूल में आईसीएसआई ने जो कंटेंट दिया है स्टडी मटेरियल में, गलती से सीपीसी में भी क्या इंक्लूड कर दिया गया, समरी ट्रायल का टॉपिक है, वहां से मैंने कट करवा दिया था। अभी एज पर बीएनएसएस हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है जी। घर से कुछ नहीं पढ़ के आना, जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू, दैट्स इट फॉर द डे।